हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है जी। तो जो आपको पता है, जो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दो फॉर्म डिस्कस करेंगे इस केस के अंदर कि विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। मीन्स जो आपके ये कोएफिशिएंट्स फंक्शन होंगे a0 a1 जो an ले रखे हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे कांस्टेंट होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो qx है राइट हैंड साइड में, जो आपको बताया गया कि लीनियरिटी के अंदर हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस चेक करते हैं। तो यहाँ पे दो केस हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक केस में तो स्टूडेंट्स आपका qx होगा वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, और एक केस हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जहाँ पे qx नॉन जीरो। ठीक है। इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, और ये स्टूडेंट्स नॉन होमोजीनियस होती है। ठीक है। इसको हम अलग से करेंगे, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो हमें होमोजीनियस पार्ट के अंदर क्या करना होता है कि सबसे पहले हम जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है हमारा dy/dx, उसको हम स्टूडेंट्स d से नोटेट कर देते हैं। ठीक है। फिर आप यहाँ पूरी इक्वेशन के अंदर जो आपको एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, वहाँ पे आप ये इसमें रख दीजिए d। तो ये आएगा a0 d⁻n, y भी आएगा साथ में। इसी तरह ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी। ये आ जाएगा an/y = 0 होमोजीनियस केस के लिए। ठीक है। फिर अगर मैं y को यहाँ से बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास एक इक्वेशन मिलेगी मेरे को a0 d⁻n, ये a1 आएगा इधर, a1 अप टू ये जाएगा जी an, और y आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। ये हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फॉर ऑल y के लिए सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं, =0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन को। एक हमें इक्वेशन मिलेगी एक, इस फैक्टर को पूरे को हम क्या कर देंगे, =0 पुट कर देंगे। तो a0 d⁻n अप टू ये आगे जैसा है वो लिख देंगे हम, an = 0 आप ये लिख दोगे। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को हम नेमिंग करेंगे एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है जी, एक्सिलरी इक्वेशन। अब हम सॉल्यूशन जब इसका निकालना होता है कि जब आपको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है उसके सॉल्यूशन निकालने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। उसके लिए जो एक्सिलरी इक्वेशन आएगी उसके हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि आप इसको सोल्व करोगे इक्वेशन है तो यहाँ से आपको कुछ रूट्स मिलेंगे इस एक्सिलरी इक्वेशन के। ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर लोगे और फैक्टर में डिवाइड कर दोगे जब आप इसको, तो मान लेते हैं कि इसके पास n, a1 a2 आपके क्या मिल जाएंगे, n रूट्स इसके मिल जाएंगे। तो आप उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हो, इस तरह से आप उसको लिख पाओगे। ठीक है जी। जब आप इसके रूट्स निकाल के उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में इस तरह से लिख लोगे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब इस अकेले एक एक फैक्टर के लिए वर्क करेंगे हम कि अगर a1 इसका रूट है डिफरेंशियल इसका एक्सिलरी इक्वेशन का, तो हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो कैसे निकालेंगे। तो वो निकलता वैसे d-ay, इसके ऊपर आप अप्लाई कीजिए इसको, = 0। यहाँ से मैंने एक फैक्टर उठाया है जस्ट, और उसके लिए कर लें, वो जनरली हम कर लेंगे। ठीक है जी। तो हम जनरली कर लेते हैं कि a आपका जो एक्सिलरी इक्वेशन का कोई रूट होगा उसको आप ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है जी dy/dx -ay = 0। ये है जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। तो इसका हम इजीली से सोल्व कर सकते हैं। इसका जो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालिए पहले, वो होता है e⁻px का इंटीग्रेशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। तो वो आपका आएगा -ax। फिर आपको इसका सॉल्यूशन लिखना रहता है कि जो y, ये इंटीग्रेशन फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y e⁻⁻x
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना होता है हमें, जो राइट हैंड साइड में है उसकी मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड तो 0 है हमारे पास, तो इस वजह से जो यहाँ पे इंटीग्रेशन आता है वो 0 आ जाएगा और सी ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से जब आपने ए उसका रूट लिया और उसके अंदर पुट किया था तो उसके कोरस्पोंडिंग जो आपको सॉल्यूशन मिल गया स्टूडेंट्स, वो मिलेगा एक कांस्टेंट ई की पावर ax, ठीक है। तो ये हमने जनरली किया, तो आप ये बता सकते हो कि अगर मैं a1 लूँगा तो उसके कोरस्पोंडिंग जो मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, c1 e की पावर a1x। अगर मैं अगर a2 उसका रूट दूसरा लूँगा तो वहाँ पे कांस्टेंट बदल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इसके रूट्स निकाल के उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर फिर आगे केसेस बनते हैं कि आपके रूट जो हैं, जो रूट्स निकालोगे आप एक्सिलरी इक्वेशन के, वो रिपीट भी करते हैं, डिस्टिंक्ट्स भी हो सकते हैं, या सबसे बड़ी बात है कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों केस डिस्कस करेंगे कि अगर आपके एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो उसके अंदर अलग केसेस बनेंगे। तो उसके अंदर स्टूडेंट जो फर्स्ट केस हमारा होता है कि आपके जितने भी n रूट मिले हैं आपको एक्सिलरी इक्वेशन के, वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट आ जाएं, ठीक है। मीन्स मान लेता हूँ कि जो एक्सिलरी इक्वेशन थी उसके पास m1 m2 अप टू mn ऑल आर डिस्टिंक्ट्स, ठीक है जी। जब आपके सारे के सारे एक्सिलरी इक्वेशन के रूट क्या हो जाएं, डिफरेंट हो जाएं, डिस्टिंक्ट हो जाएं, ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन उसका जो जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा वो किस तरह से लिखा जाएगा, उस टाइम ये सॉल्यूशन लिखा जाएगा स्टूडेंट c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x, अप टू ये चला जाएगा जी cn e की पावर mnx। तो ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस केस में क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसके अंदर जो आपके नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर, ठीक है। तो हमने n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी और इसके अंदर n कांस्टेंट्स आ रहे हैं, तो ये एक केस हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। इसके अंदर सेकंड केस जो आ सकता है वो स्टूडेंट्स ये है कि कोई एक रूट रिपीट करना शुरू हो जाए, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब मान लेते हैं कि जो m1 है आपका वो जी r टाइम्स रिपीट कर गया, r टाइम्स रिपीटेशन होगी उसके अंदर, ठीक है, रिपीट हो गया वो। तो आप क्या करोगे, तब आपका सॉल्यूशन लिखने का जो तरीका रहेगा कि आप इस अकेले m1 रूट के लिए आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन लिखते टाइम कि आप e की पावर में उस रूट को बाहर लिख लीजिए और अंदर से आप क्या कीजिए कि c1 c2 x अप टू ये चले जाइए आप कहाँ तक, क्योंकि r टाइम्स रिपीट हुआ है तो r कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन जो पावर रहेगी वो स्टूडेंट्स आपको r-1 तक चलना है, ठीक है। तो m1 जब r टाइम्स रिपीट हो गया तो उसके लिए आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन के अंदर एक पार्ट रहेगा वो इस तरह से आ जाएगा, और बाकी जो डिस्टिंक्ट है उनके लिए तो वो सेम प्रोसीजर ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये r कांस्टेंट्स आ चुके हैं, तो मैं r+1 से शुरू कर दूंगा और ये फिर जो r+1 से ही ये शुरू हो जाएगा इस तरह से, और एंड में ये cn e की पावर mnx, इस तरह से हम सॉल्यूशन लिखेंगे। किस केस में, जब आपका कोई भी एक रिपीट कर जाए रूट, ठीक है। अगर m2 रिपीट करेगा तो यही सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, m2 के लिए जितने भी रूट्स रिपीट करेंगे हम ये प्रोसीजर बार बार अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जब रिपीटेशन हो जाए, ठीक है जी। अब एक केस और आ सकता है इसी के अंदर, थर्ड केस जो रियल केसेस के अंदर जो आ सकते हैं कि आपके रूट्स हैं जो इस तरह से आ जाए अल्फ़ा प्लस रूट बीटा, इस तरह के इरेशनल रूट्स आ जाएं, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, ये कंजुगेट पेयर्स में मिलते हैं ये दोनों भी रूट्स। इस तरह का अगर आपके पास केस आता है तो उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा स्टूडेंट्स आपका, मान लेते हैं कि आपके जो रूट आए एक्सिलरी इक्वेशन के वो इस फॉर्म के आ गए, ठीक है। तो उस केस में आपको जो सॉल्यूशन लिखना रहता है
कि जी उस केस में y जो होगा वो क्या रहेगा, c1 e की पावर आप पहले लिख लीजिए अल्फ़ा x, और अंदर जो होगा वो रहेगा जी c1 कोस हाइपरबोलिक रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x आ जाएगा, प्लस में c2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x। तब आप ये केस फॉलो करोगे वहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक केस इसी के अंदर आ सकता है कि जब ये ही रिपीट कर जाए, मीन्स ये अब आपका 2 बार आ जाए, इधर ये तो था ही, ये फिर रिपीट कर जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इसमें भी वही केस करोगे कि अल्फ़ा एक्स ये आपने लिख लिया, यहाँ पे अल्फ़ा एक्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 2 टाइम्स रिपीट किया है तो c1 प्लस c2 x आ जाएगा, और इसके साथ क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x, और प्लस में जो आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अब c2 यहाँ यूज़ कर चुके तो ये आ जाएगा c3 प्लस c4 x, और इसके साथ क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x। तो इस केस में आप जब रिपीटेशन होगी तो आप क्या करोगे, यहीं कांस्टेंट के साथ ही चेंजिंग होगी, क्योंकि इस केस में अब रूट्स कितने आ गए, 4 रूट्स आ चुके हैं, मीन्स जो एक्सल इक्वेशन बन रही होगी उसकी जो पावर होगी 4 होगी, मीन्स जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो ले रहे हो शुरुआत के अंदर वो क्या रही होगी, 4 ऑर्डर की। तो हमें 4 कांस्टेंट चाहिए, वो भी इंडिपेंडेंट, तो यहाँ तो 2 थे, तो इनको बनाने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं जो हम उस केस में भी कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से जो रियल के अंदर केसेस बन सकते हैं स्टूडेंट्स, वो इस तरह से हम डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो, अगर आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं, फिर हम कैसे उसको हैंडल करते हैं, ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स केस में हम क्या करेंगे कि अगर आपका रूट कोई भी अल्फ़ा अगर होगा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा वो इस तरह से ही होगा, एयोटा बीटा इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो उस केस में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब आपका कोई भी एक रूट कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आपको पता है जब कोएफिशिएंट्स रेशनल रहते हैं तो वो कंजुगेट पेयर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स जो रूट्स हैं वो पेयर में मिलेंगे आपको, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर रहेगा आपका सॉल्यूशन लिखने का वो क्या रहेगा, उस रूट, उन 2 रूट्स के जो कंजुगेट पेयर हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका सॉल्यूशन रहेगा वो किस तरह से रहेगा, e की पावर अल्फ़ा एक्स c1 कोस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। ये प्रोसीजर आपका उस टाइम रहेगा। फिर यही केस इसमें एक और आ सकता है कि अगर आपका ये जो रूट है जो कंजुगेट पेयर में आया था, कॉम्प्लेक्स रूट से आ रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर में, अगर वो रिपीट कर जाए पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे कैसे डिस्कस करोगे। तो स्टूडेंट्स वही प्रोसीजर रहेगा हमारा, क्या कि हमें कांस्टेंट के साथ ही चेंजेस करने हैं थोड़े। तो हम c1 की जगह क्या लिखेंगे, c1 प्लस c2x, और साथ में रहेगा हमारा कोस बीटा x प्लस c2 की जगह अब क्या आ जाएगा, c2 हम यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे, तो c3 प्लस c4x साइन बीटा x, ठीक है जी। तो अगर ये r टाइम्स हो गया तो हमने पीछे केस देखा था कि जो आपकी पावर ऑफ x है वहाँ पे कहाँ तक चली जाएगी, 1 कम तक, r माइनस। तो यहाँ पे वही केस हम क्या कर लेंगे, जब ये क्या हो जाए r टाइम्स आपका रिपीट करेगा, और वही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, वो जो अप्रोच की थी हमने कि जब x की पावर कहाँ तक जाएगी, r टाइम्स रिपीट करेगा तो x की पावर जो रहेगी r-1, यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा था तो पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है x की, एक बार ही आया है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, ठीक है जी। तो ये तो हमारा केस हो गया कि होमोजीनियस के अंदर आप कौन से केसेस आपके पास आ सकते हैं, ठीक है जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन होमोजीनियस केसेस के अंदर कि जब आपका QX 0 ना हो, ठीक है जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नॉन होमोजीनियस। तो हमने होमोजीनियस के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में देख लिया कि जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है।
अब आपका क्यू एक्स है, जो फंक्शन ऑफ एक्स है, वो कुछ आपको दिया मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम हमारी ये जो है, इस पार्ट को हम इसके छोड़ करके, इसको जीरो मान करके, जो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस के लिए तो हमारा प्रोसीजर स्टूडेंट्स वही रहता है। तो जो होमोजीनियस पार्ट जो हम सोल्व करते हैं, जो हमारा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। और जो इसके लिए हम अगर सोल्व करेंगे, क्यू एक्स जो आपको दिया होगा फंक्शन ऑफ एक्स, उसको जब सोल्व करोगे तो वो आपका रहेगा जी पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। उसको हम अलग निकालेंगे। तो जब नॉन होमोजीनियस केस आपको मिलेगा, तब आपका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो हम अभी करेंगे कि अगर आपको क्यू एक्स कुछ फंक्शन ऑफ एक्स दिया जाए तब हम उसको कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ केसेस हैं जो पर्टिकुलर बनाए हुए हैं कि जो क्यू एक्स है वो आपका स्टूडेंट्स हमें कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं कि ई की पावर ए एक्स, जो जनरल फॉर्म ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ई की पावर ए एक्स में पूछे जाते हैं, या फिर आपको जो सेकंड वन है वो आपका स्टूडेंट्स कोस ए एक्स या साइन ए एक्स से रिलेटेड हो, और थर्ड आपका हो सकता है कि जी आपका x की पावर n, जहाँ पे n है वो क्या हो सकती है 0 1 2 इस तरह से, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। कुछ फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, मीन्स n को आप एक होल नंबर में से ले सकते हो, ठीक है। 0 से शुरू होकर नेचुरल नंबर आप 0 भी ऐड कर दो उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह के जब आपको क्यू एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब इस तरह से दिया हो, ठीक है। और एक केस जब ये हमारा आएगा, जो फोर्थ केस, उसको बना सकते हैं कि जब आपके टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स कुछ अलग प्रकार की, जो इनसे अलग हो, इन कैटेगरी के अंदर वो नहीं हो, उनको हम अलग से स्टडी करेंगे। उनके लिए हम अलग मेथड पढ़ते हैं जिसको हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपका क्यू एक्स है जो राइट हैंड साइड में है, वो ए की पावर एक्स आपको दिया हो, तो आपको जो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना वो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले दो पर्टिकुलर इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो क्यू एक्स होता है उसके नीचे आप क्या कीजिए, फंक्शन ऑफ डी, जो आपको एक्सिलरी इक्वेशन डी मिलेगी, ठीक है। तो उसको हम फंक्शन ऑफ डी ले रहे हैं, जो एक्सिलरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब ये होता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ डी। तो अगर हम डी वाई डी एक्स को, हमने डिफरेंशियल कांस्टेंट को डी माना था, तो अगर वो अप्लाई किया जाए ई की पावर एक्स के ऊपर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा, ए ई की पावर एक्स, ठीक है। और इनको दोनों साइड क्या कीजिए, कंपेयरिंग करेंगे तो ई की पावर एक्स सेम है, ठीक है। तो ये डी से आप रिप्लेस कर दीजिए ए, कि डी की जगह आप क्या कर दें, ए पुट कर लीजिए, किस में, किस केस में, जब आपका क्यू एक्स है वो ई की पावर ए एक्स हो, ठीक है। तो मीन्स ये जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इस केस के अंदर, वो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स एज इट इज़ आपका ये रहेगा, और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी डी की जगह आप ए पुट कर दो, ठीक है। इस केस के अंदर जब आपका क्यू एक्स क्या हो, ई की पावर ए एक्स हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि आपका जो एफ ए जो आपने पुट किया है वो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये डिफाइन नहीं रहेगा, ठीक है जी। अब अगर ये 0 आ गया, केस ऑफ फेलियर बोलते हैं उसको, कि अगर ये 0 आ जाए फिर कैसे करेंगे। तो फिर हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, पहले हम क्या कर लेंगे, क्यू एक्स हम डेरिवेटिव कर देंगे, जो आपका इनिशियल के अंदर, जो इनिशियल कंडीशन आपको ये दी हुई है, इनिशियल एक्सियल इक्वेशन जो दी हुई है फंक्शन ऑफ डी का विद रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है जी। आप एफ डी का तो एक नया आ जाएगा, एफ डी डिफ्रेंशिएट करने के बाद में जो आपको एक नया मिलेगा, उसको मैं मान लेता हूँ जो फंक्शन ऑफ डी ही आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डी कर रहे हो तो डी का ही फंक्शन आपको मिलेगा इस तरह से। फिर आप उसमें डायरेक्ट दोबारा क्या कर दीजिए, ए पुट कर दीजिए डी की जगह, ठीक है। तो यही प्रोसीजर चलता रहेगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये डाल देंगे कि जो आपका फंक्शन ऑफ ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आगे भी ये 0 होता है
फिर हम एक बार और डी से कर देते हैं डेरिवेटिव। इस तरह से ये प्रोसीजर चलता जाता है जब तक क्या होना हो कि जो आपका फाई है जो नीचे डिनोमिनेटर ले रहे हो वो नॉन जीरो ना आए। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्यू एक्स है वो आपका साइन ए एक्स या कोस ए एक्स इस फॉर्म के अंदर आपको मिल जाए, तो उस टाइम हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट्स अगर मैं डी को अप्लाई करूँ कोस ए एक्स और साइन ए एक्स दोनों के ऊपर, किसी के ऊपर हम कोस ए एक्स के लिए कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे को ये मिलेगा माइनस ए साइन ए एक्स। ठीक है, अब हम कंपेयरिंग नहीं कर सकते क्योंकि इधर कोस ए एक्स है, इधर साइन ए एक्स है, तो हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा। ठीक है जी, फिर मैंने उसको 2 बार डेरिवेटिव कर दिया कोस ए एक्स का, ताकि मैं कंपेयरिंग कर सकूँ दोनों साइड। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा माइनस ए स्क्वेयर, साइन की जगह आपका आ जाएगा कोस ए एक्स। ठीक है, तो अब मैं कंपेयरिंग कर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आपको माइनस ए स्क्वेयर कोस ए एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। दोनों साइड कोस एक्स आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, जब आपका कोस ए एक्स या साइन ए एक्स क्यू एक्स आपको दिया हुआ है नॉन होमोजीनियस के अंदर, तो आप वहाँ पे डी स्क्वेयर को रिप्लेस कर दीजिए किससे, माइनस ए स्क्वेयर से। ये ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस ए स्क्वेयर से। अब वही केस कंडीशन ये रहेगा कि अगर आपको क्यू एक्स कोस ए एक्स या साइन ए एक्स दिया हो और फंक्शन ऑफ डी स्क्वेयर में कन्वर्ट कर लीजिए पहले तो जो आपका जो एक्सिलरी इक्वेशन के अंदर जो डी का फंक्शन होता है उसको हम क्या कर लेंगे, पहले एफ डी स्क्वेयर फॉर्म में बना लेंगे। मीन्स आप जहाँ जहाँ कुछ डी स्क्वेयर के अलावा कुछ बन रहा है उसको, अगर आप जैसे डी पावर 4 है तो उसको डी स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर में तोड़ लीजिए। अगर डी बन रहा है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसके लिए प्रोसीजर अलग होता है बनाने का, वो हम आगे करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको जो एक्सिलरी इक्वेशन है उसके अंदर जो डी वाला फंक्शन होता है उसको डी स्क्वेयर में कन्वर्ट कीजिए उसको। फिर आप उसका मेथड जो है कि इस केस में जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल रहेगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा कि आप ये तो एज इट इज़ रखिए कोस ए एक्स या साइन एक्स जो भी आपको दिया हुआ है क्यू एक्स, लेकिन डी स्क्वेयर को किससे रिप्लेस कर देना है आपको, माइनस ए स्क्वेयर से। वही कंडीशन सेम यहाँ रहने वाली है कि जो आपका f माइनस ए स्क्वेयर है, जो आपने माइनस ए स्क्वेयर पुट किया है इक्वेशन के अंदर, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर वही केस अगर यहाँ 0 हो जाए, ये f माइनस ए स्क्वेयर पुट करने के बाद आपको 0 मिल जाए, तो सेम प्रोसीजर आप यहाँ अप्लाई करोगे। कैसे कि आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे एफ डी स्क्वेयर जो आपने एक्सिलरी इक्वेशन में बनाई थी, ये उसका डेरिवेटिव करने के बाद में मीन्स या इस केस में जब आपका f माइनस ए स्क्वेयर है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस केस में क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, हम पी आई जो आपका होगा, तो पहले तो उस निकालने के लिए मैं करूँगा कोस ए एक्स या फिर वो साइन एक्स जो भी है दिया हुआ है आपको क्यू एक्स, डेरिवेटिव कर लीजिए आप किसका, जो आपने फंक्शन ऑफ डी स्क्वेयर बनाया है एक्सिलरी इक्वेशन थे। ठीक है, अब अगर ये डेरिवेटिव आएगा, जो भी फॉर्म बनेगी वो फंक्शन ऑफ डी के अंदर बनेगा, आप उसको फिर से इसी चीज़ को जो डेरिवेटिव करने के बाद में जो आपको फंक्शन मिलेगा उसको भी हम क्या कर लेंगे, डी स्क्वेयर में ही डी स्क्वेयर टर्म्स बना लेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स साइन ए एक्स, मान लेते हैं कि जो डेरिवेटिव करने के बाद जो फंक्शन उसको नाम दे रहे हैं हम डी एफ फाई स्क्वेयर, फाई से, और उसके अंदर डी स्क्वेयर इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर आगे वो स्टेप कर देंगे क्या कि मैं डी स्क्वेयर को किससे रिप्लेस कर दूंगा, माइनस ए स्क्वेयर से, जो आपका ये कोएफिशिएंट्स के अंदर लगा हुआ है कोस ए एक्स या साइन ए एक्स। ठीक है, तो ये तो हमने केस डिस्कस कर लिए 2 साइन ए एक्स और कोस एक्स के लिए भी और ई की पावर एक्स के लिए भी। ठीक है, अब जो थर्ड केस है स्टूडेंट्स वो रहेगा एक्स की पावर एन, जहाँ पे जो n है वो 0 1 2 3 इस तरह के होने चाहिए, कोई फ्रैक्शनल पावर आपकी या नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। तब उस केस के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आपका कोई भी x की पावर n क्यू एक्स दिया हो, तब हम क्या करेंगे, जब आपको पी आई निकालना हो इस केस के अंदर, तो जो फंक्शन ऑफ d है, सबसे पहले मैं इस फंक्शन ऑफ d को जो कांस्टेंट टर्म होती है इस d के अंदर, जो ये एक्सिलरी इक्वेशन है इसके अंदर कांस्टेंट टर्म तो आएगी, उसको मैं विद साइन बाहर निकाल लूँगा।
तो मेरे को जो कन्वर्ट इक्वेशन मिलेगी वो स्टूडेंट्स कुछ 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी इस फॉर्म में मिल जाएगी। वो चाहे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है आप यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस मान लेते हैं, प्लस में आप कन्वर्ट कर लीजिए इसको। तो ये केस बन जाएगा पहले तो कि फंक्शन ऑफ डी को आपको इस तरह कन्वर्ट कर लेनी है। फिर आप क्या कीजिए, इसको 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी है, इसकी पावर -1 ही आएगी और ये x की पावर n पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स फॉर्म जो हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है वो लगा सकते हैं हम, कि जो 1 प्लस एक्स की पावर n होती है, और जब आपका n क्या होना चाहिए कि 1 2 3 अप टू कुछ इंटीजर्स, वो इंटीजर्स नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स आपके ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस के अंदर आप लिख सकते हो कि 1 nx nn -1/2 फैक्टोरियल, इस तरह से करोगे तो आपको पता है कि एंड हो जाएगा एक टाइम पे, आपको कुछ मिल जाएगा, ये कुछ फाइनाइट मिलेगा, ठीक है, आगे तक नहीं जाएगा। तो ये केस हम यहाँ अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। वो कैसे रहेगा, ये कुछ हम फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं इसके लिए कि आपको इस तरह के केस मिले। अगर आपको 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी वो नेगेटिव में मिले तो आपको स्टूडेंट्स जो मिलेगा 1 माइनस फंक्शन ऑफ डी प्लस 5d का होल स्क्वायर प्लस माइनस, और टाइम में आपको क्या मिलेगा माइनस, और जब इवन आए पावर तब आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये से आगे प्रोसीजर चलता जाएगा जहाँ एंड हो। अब आप इसको एंड कैसे करोगे, क्योंकि आपको पता है जो n है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स में आ रहा है, ठीक है। मीन जो आपके ये जो फंक्शन ऑफ डी की आ रहे हैं इनका क्यूब कर रहे हो, तो एक केस आपको पता चल जाएगा कि जो ये पावर है इस n से जब क्रॉस कर जाएगी तो वो टर्म सारी की सारी उसके बाद में क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो इसलिए जो ये टर्म्स मिलेंगी हम फाइनाइट ही मिलेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर अप्लाई इसलिए करते हैं हम ये इसके बाद में जब आपका माइनस हो तब आपकी हर जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी, चाहे इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो, उस केस में ये आपका प्लस साइन के साथ ही ओपन होता है, ठीक है। और ये अप्लाई कर देते हो आप किसके ऊपर, x की पावर n के ऊपर, ठीक है जी। सेम प्रोसीजर आप 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी जब आपको पावर क्या हो जाए -2 हो जाए तो आपका ये आएगा 1 माइनस 2 फंक्शन ऑफ डी और प्लस आ जाएगा 3 फंक्शन ऑफ डी स्क्वेयर अप टू ये इसी तरह, ठीक है। कि जब पावर ओड हो तब आपका माइनस आएगा, साथ में ये यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, इस तरह से आपका आता रहेगा, ठीक है। साथ में इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया तो हर जगह आपका क्या हो जाएगा प्लस प्लस, अगर इधर माइनस आया तो यहाँ पे प्लस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, जब आपका जो QX है आपको जो दिया हुआ है वो क्या हो जाए x की पावर n टाइप का हो जाए। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो n है वो क्या सिर्फ क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स में ही आना चाहिए, ठीक है। वो 0 भी हो सकता है, लेकिन जैसे नेगेटिव पावर्स या फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस केस में अगर आप अप्लाई करोगे इस चीज़ को तो वो अप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव मान लो इसको हाफ करूँगा और x की पावर हाफ आ जाए तो आपको पता है डेरिवेटिव होते हैं वो नीचे आती रहेंगी टर्म्स, तो इसलिए हम उस केस में ये अप्लाई नहीं करते, ठीक है। ठीक है जी, अब हम कर लेते हैं आगे क्वेश्चंस डिस्कस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने तीनों केस कवर कर लिए हैं। इसमें e की पावर ax वाला केस आ गया, साइन वाला भी आ गया, और इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो x की पावर वाला आ रहा था वो आ गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या रहेगा, एक्सिलरी इक्वेशन निकालना और उसके रूट निकालना, ठीक है। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या निकलेगी स्टूडेंट्स, यहाँ से d⁴ 2d³ -3d² = 0। अब इसके रूट्स निकालेंगे तो यहाँ से पहले d² हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, d² + 2d - 3 ये अंदर बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो बाय गेस मेथड से कि इसका एक रूट क्या होने वाला है 1 हो जाएगा,
और आप 1 का यूज़ करके बाय सिंथेटिक डिवीज़न या फिर आप -3 बाय गैस भी कर सकते हो, ठीक है। पहले 1 पुट करोगे, वो करके देख सकते हो प्रोसीजर, या सिंथेटिक डिवीजन से भी आप निकाल सकते हो। तो वहाँ से एक फैक्टर इसका स्टूडेंट्स d+3 आ जाएगा = 0। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि इसका जो रूट्स होंगे वो 0, 1 और -3, और 0 क्या करेगा, रिपीट करेगा, d² है तो ठीक है। तो 0 आपका 2 टाइम्स इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद में आपको क्या करना है प्रोसेस, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारा होमोजीनियस पार्ट के लिए रहता है वो क्या रहेगा, C1 इसके लिए पहले हम 1 और -3 के लिए लिख देते हैं। तो 1 के लिए क्या लिखी जाएगी, पावर 1x प्लस C2 e⁻m जो होगा, -3 है तो -3 आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि अब रूट 0 है जो वो आपका 2 बार रिपीट कर रहा है, और हमने किया था जब 2 बार रिपीट करे तो आपने क्या करना है, e⁻ वो रूट लेना है, तो 0 आएगा तो 1 हो जाएगा इधर, तो प्लस में आपका C1 + C2x। अब हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, तो ये आप नए कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो ये जो होगा आपका वो होमोजीनियस पार्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, QX को उठाएंगे, वहाँ से हमारा निकलता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या करते हैं कि जो हमारा QX होता है इस साइड राइट हैंड साइड में दिया हुआ, उसको उठाते हैं 3e⁻2x 4 sin x। अब इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कर लेंगे आगे। और नीचे जो हमें लेना होता है फंक्शन ऑफ d, जो एक्सल इक्वेशन है वो उठानी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, d², इसको अलग अलग भी लिख सकते हो आप, d-1 और d+3, ठीक है, या फिर आप इसको ये लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको अलग से, e⁻3 2x d⁻4 2d³ - 3d², और प्लस में ये ही अप्लाई हो जाएगा 4 sin x, नीचे ये सेम आ जाएगा एज इट इज़ d⁻4 + 2d³ - 3d², ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब इसके लिए हमारा मेथड क्या होता है, जब e⁻ax हो तो हम डायरेक्ट d की जगह क्या पुट कर देते हैं, a जो हमारा लिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे 3, d की जगह 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2⁻4 आएगा 16 प्लस 2 × 8, वो भी कितना आ जाएगा 16 माइनस 3d² हमें पुट करना है कितना 2, तो 2 × 2 = 4, 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, वो आ जाएगा 12, ठीक है। और e⁻2x एज इट इज़ आ जाएगा आपका। प्लस जब sin x हो या sin ax या cos ax हो तो आपको क्या पुट करना होता है, d² को। अब इसको d² में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो यहाँ पे आप क्या करो, जहाँ जहाँ d² पॉसिबल हो सकता है आपने कन्वर्ट कर लिया जी। sin x 4 sin x, इसको मैं d² × d² लिख सकता हूँ, ये d² × d -3 d², ये हो गया। अब आपने क्या करना है, d² को रिप्लेस करना है -a², तो यहाँ पे a1 है, तो यहाँ पे ये तो आ जाएगा कितना 3e⁻2x 32, ये 20 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 sin x जो बचेगा आपका, d² को माइनस पुट करोगे -1, फिर ये -1, ये 1 हो जाएगा आपका, प्लस में 1, यहाँ पे आपका आएगा -d, क्योंकि ये d² को माइनस पुट करोगे, d को कुछ पुट नहीं कर सकते, तो ये क्या आ जाएगा 2d -2d, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो d² को हम पुट कर देंगे -1, वहाँ से ही है, ये आ जाएगा। तो हम इस अकेले पार्ट के लिए अब हम कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो आपका आ जाएगा e के लिए, तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ। अब हमारा जो काम रह गया था वो आ गया था sin x 4 - 2d, ये रह गया था, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा था कि जब d अब अकेला बचा हुआ है तो उसको हम कैसे d² में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
ऊपर नीचे इसका जो अपोजिट होता है, वो यहाँ माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं हम ये इस तरह से, ठीक है जी। और कोसाइन का ऊपर साइन ही रखते हैं हम, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, नीचे देखोगे कि ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से ये ओपन हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा ये साइन 2d 4 प्लस 2d साइन x, और नीचे आपका ये हो जाएगा 4 की 2 पावर कितनी, 16 माइनस 4d स्क्वेयर, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप देखोगे ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, यहाँ डी स्क्वेयर आप पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ अगर आप अब डी स्क्वेयर आपको मिल गया तो प्रोसीजर हमारा क्या था, डी स्क्वेयर को माइनस ए स्क्वेयर से रिप्लेस करना, तो आपका जो बनेगा ये 4 प्लस 2d साइन एक्स, नीचे आएगा ये 16 माइनस 4, ये आपका कुछ 12 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या पुट करना है, नहीं, तो ये आपका क्या आएगा, ये क्या है, -1 पुट करना है मेरे को, माइनस ए स्क्वेयर पुट करना है, -1 ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 20, ठीक है। अब आप ये इसके ऊपर अप्लाई करो, डी का मतलब डेरिवेटिव होता है, तो आपका जो साइन एक्स वाले के लिए जो आएगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 4 साइन एक्स, नीचे 20 है उसको बाहर निकाल लेंगे हम, और प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, कोस एक्स, ठीक है। तो ये जो आपका रहेगा वो साइन एक्स के लिए हो जाएगा। तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख दें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाल रखा है, और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल e की पावर x के लिए निकाल लिया था, और इसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हमारा ओवरऑल रहता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो इजीली निकाल सकते हो कि डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपका हो जाएगा। तो हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल डिस्कस कर लेते हैं कि वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमारा पर्टिकुलर निकालने का तरीका था कि जो ऊपर आपका फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, नीचे फंक्शन ऑफ डी, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये आएगा डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2, तो ये आपकी एक्सिलरी इक्वेशन आई थी, फंक्शन ऑफ डी था वो ये था आपका, ठीक है। तो मैंने ये डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2 ये अप्लाई कर लिया, ठीक है जी। अब अगर फंक्शन ऑफ एक्स की पावर में हो, x की पावर 2, x की पावर 1 आया हुआ है यहाँ पे, तो हमारा मेथड था कि इस चीज़ को मैंने कन्वर्ट करना है 1 प्लस फंक्शन ऑफ d। वो कैसे बताया था कि जो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको विद साइन आप बाहर निकाल लो, ठीक है। तो अगर बाहर निकालेंगे तो ये आएगा जी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, नीचे 2 आपका बाहर निकलेगा, ये इधर मैं इसको 1 प्लस डी स्क्वेयर दोनों के नीचे जाएगा तो डी स्क्वेयर माइनस 3d डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, तो ये 1/2 बाहर कॉमन है, और ये आपका 1 प्लस डी स्क्वेयर माइनस 3d बाई 2। अब आपका ये जो फंक्शन है वो किसका, फंक्शन ऑफ डी, फाई हमने माना था उसका काम करेगा, ठीक है। अब हमने मेथड वहाँ पे भी देखा था कि 1 प्लस 5d की पावर माइनस हो, तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, तो वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। और ये अब अप्लाई किसके ऊपर कर रहे हैं अब, क्योंकि ये फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स था, ठीक है जी। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो 1/2 ये खुलेगा 1 -1 है तो माइनस डी स्क्वेयर माइनस 3/2, और फिर प्लस जब पावर इवन हो जाए तो प्लस आता है। अब इसका आप स्क्वायर कर दो, डी स्क्वेयर माइनस 3d की डिवाइड बाई 2 की होल स्क्वायर माइनस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, जितना हम देख लेंगे आगे। क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो तब भी इसके अंदर कुछ टर्म्स जो आएंगी वो हमारे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, जो हमारे काम का रहेगा वो जस्ट पावर 3 से पहले आने वाला है। क्योंकि अगर मैं 3d की पावर 3 करूँगा मतलब 3 टाइम्स डेरिवेटिव करूँगा, वो तो इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, तो वो तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। तो हम डिस्कस कहाँ तक करेंगे, डी स्क्वेयर तक, जिसके अंदर डी स्क्वेयर आएगी वो टर्म हम लिख लेंगे, ठीक है।
तो ये 1/2 आ जाएगा, इधर 1 माइनस ये आप डी स्क्वेयर बाई 2 प्लस 3/2 आ जाएगा आपका ये। फिर इसको ओपन करोगे तो इसका स्क्वायर डी की पावर 4 वो कोई काम का नहीं है हमारे। अब इसका स्क्वायर करोगे तो वो आएगा जी बाहर, इसको 2 का मैंने 1/4 लिख लिया। अब ये डी पावर 4 था और ये 9d स्क्वायर था, ये हमारे काम का है। इन दोनों की 2 इंटू मल्टीप्लाई करूँगा वो भी हमारे काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारे काम की टर्म थी इतनी जस्ट, ठीक है जी। अब मेरे को ये अप्लाई किसके ऊपर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि डी स्क्वायर इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डेरिवेटिव हो जाएगा और आपके पास जो आएगा वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने कुछ डिस्कस किए क्वेश्चंस कि किस तरह से हैंडल करते हैं, लेकिन जो CSR के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको किस तरह से हैंडल करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।